Hello students, welcome to online study, English medium, subject English, standard 8, poem 4, The Last Bargain. So dear students, let's go ahead with some exercise. You already understand the explanation of this poem, The Last Bargain. Bargain it means try to convince another people at any cost. So let's go ahead with some multiple choice questions. Question 1. Choose the correct answer from the following. Look at the first question. Dear students, there is some options given here and you will have to choose any correct answer from the following. First one, the speaker is out in the morning too. So option is have a walk, B seek a job, C help the needy ones, and D hire someone. So correct answer is the seek a job. स्पीकर इज आउट इन द मॉर्निंग. सुबह सुबह जो स्पीकर थे वो कहाँ पे गए थे? जॉब ढूंढने के लिए. सेकंड वन, द किंग वांटेड टू हायर द स्पीकर विथ हिज ब्लैंक. किंग है वो स्पीकर को अपने कौन सी चीज के थ्रू उसको कन्विंस करने की ट्राई करते हैं या तो हायर करने की कोशिश करते हैं. ए मनी, बी ग्लोरी, सी पावर एंड डी सिंप्लिसिटी. सो द करेक्ट आंसर इज द पावर, सी. यानी कि अपनी शक्ति के द्वारा, अपने पावर के थ्रू, अपनी सत्ता के द्वारा वो स्पीकर को हायर करना चाहते थे. थर्ड नंबर, द हाउसेस वर ऑल क्लोज्ड. सारे हाउसेस बंद थे. जब स्पीकर है वो अपनी जॉब ढूंढने के लिए जाते हैं तब सारे हाउसेस बंद थे. क्यों? बिकॉज ऑफ टेरिबल हीट आउटसाइड, टू स्नो, रिस्पेक्ट टू द किंग, ड्यू टू सम अननोन फियर, एंड डी नन ऑफ दिस 3. सारे हाउसेस है वो बंद थे. क्यों बंद थे? बिकॉज जब जो स्पीकर है पोएट के, वो जब बाहर जाते हैं अपनी जॉब ढूंढने के लिए, उसी समय आउटसाइड पे यानी कि बाहर कड़ी धूप थी, इसलिए सारे हाउसेस के डोर है वो क्लोज थे. सो द करेक्ट आंसर इज बिकॉज ऑफ टेरिबल हीट आउटसाइड. नेक्स्ट वन, हियर द क्रूक्ड लैंड मीन्स. क्रूक्ड लैंड, ये वर्ड का मीनिंग क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है? ए द लैंड विथ डिसऑनेस्ट पीपल, बी द लैंड विथ डाइवर्जिंग वे, सी द लैंड विथ डिफॉर्म्ड इनहेबिटेंट्स, एंड डी अ मिस्टीरियस लैंड. सो द करेक्ट आंसर इज द लैंड विथ डाइवर्जिंग वेज. यानी कि कैसी स्ट्रीट थी, सारी की सारी गलियां है वो कैसी थी? इधर उधर डाइवर्जिंग वेज वाली थी, यानी कि एकदम स्ट्रेट नहीं थी. 5 नंबर, द स्पीकर डिडंट वांट टू बी हायर्ड बाय द रिच ओल्ड मैन बिकॉज. ये जो स्पीकर है पोएट के, वो रिच ओल्ड मैन जो था उसको वो हायर करना नहीं चाहते थे. क्यों? A. He wanted to hire him with power. B. He wanted to hire him with money. C. He wanted to hire him by force. And D. He seemed to be a cunning man. Because वो पावर के थ्रू उसको हायर करना चाहते थे. He wanted to hire him with money. Because स्पीकर है वो जो ओल्ड मैन था, रिच मैन था, उसको हायर करना नहीं चाहते थे. क्यों? बिकॉज ही वॉन्टेड टू हायर हिम विथ हिज मनी. उसको पैसे के द्वारा वो हायर करना चाहते थे. सो दिस वन इज द करेक्ट आंसर. 6 नंबर, द गार्डन हैज वॉज. गार्डन की हैज है वो कैसी थी? ए फुल ऑफ फ्लावर्स, बी फुल ऑफ थ्रॉनी प्लांट्स, सी टू नैरो टू पास थ्रू, एंड नन ऑफ दिस 3. गार्डन की जो हैज थी वो फुल ऑफ फ्लावर से भरी हुई थी. सो द करेक्ट आंसर इज द फुल ऑफ फ्लावर्स. 7 नंबर, द फेयर मेड वांटेड टू हायर द स्पीकर. जो फेयर मेड थी वो स्पीकर को किसके थ्रू हायर करना चाहती थी, यानी कि काम पे रखना चाहती थी? बाय ऑफरिंग हिम अ लॉट ऑफ गोल्ड, बाय टॉकिंग हिम इन चार्मिंग वे, by luring him by lust, and all of these 3. वो उसको लस्ट यानी कि एक लालचा देके उसको
ल्यूरिंग करना चाहती थी, उसके पास हायर होना चाहती थी. So the fair maid wanted to hire the speaker by luring him by lust. So the correct answer is the C1. 8 number, after some time the smile of the fair lady A turned enchanting, B faded away, C turning into anger and D turned mysterious. थोड़ी देर में ही वो जो गार्डन के अंदर फेयर लेडी थी, जिसके पास स्पीकर जाते हैं और देखते हैं कि वो फेयर लेडी की स्माइल कैसी है, तो थोड़ी ही देर में वो जो लेडी होती है वो वहां से फेडेड अवे यानी कि चली जाती है, दूर हो जाती है. सो द करेक्ट आंसर इज द फेडेड अवे. 9 नंबर, व्हाट वाज द टाइम व्हेन द स्पीकर मेट द चाइल्ड. जब स्पीकर है वो एक छोटे से बच्चे को मिलते हैं, तब टाइम क्या हुआ था? A morning, B midnoon, C evening and D night. So the correct answer is the evening. कि जब पोएट है, स्पीकर है, वो जब छोटे बच्चे को मिलते हैं तब इवनिंग का टाइम हुआ था. 10 नंबर, द चाइल्ड हैड टू हायर द स्पीकर विथ ब्लैंक. चाइल्ड है वो स्पीकर को कौन सी चीज के थ्रू खरीदना चाहते थे? A shells, B nothing, C some coins and D sweet smile. यू नो वेरी वेल दैट कि वो लिटिल चाइल्ड था, उसके अंदर कोई भी तरह का कनिंगनेस या तो कोई भी तरह का सेल्फिशनेस कुछ भी नहीं था, यानी कि वो इनोसेंट बच्चा था. तो वो अपने प्लेइंग के लिए स्पीकर को कोई भी चीज दिए बिना खरीदना चाहता था. इट्स मीन्स पोएट को वहां से फ्रीडम मिलती है. सो 10 नंबर करेक्ट आंसर इज द नथिंग. नाउ let's go ahead with some question answer. Here some questions given here and you will have to answer the following questions in one sentence each. Look at the first one. What is the sword in the king's band a symbol of? यहाँ पे किंग्स के हाथ में जो स्वॉर्ड दी गई है वो क्या सिंबलाइज करती है, क्या इंडिकेट करती है? So look at the answer. The sword in the king's hand is a symbol of power. यहाँ पे किंग्स के हाथ में जो स्वॉर्ड दी गई है वो पावर का सिंबल है, यानी कि उसकी शक्ति का प्रदर्शन करती है, दिखावा करती है. सेकंड वन, व्हाट डू द वर्ड्स बट इज पावर काउंटेड फॉर नॉट मीन्स. यहाँ पे ये जो वर्ड दिया है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स और फ्रेज दिया है, बट इज पावर काउंटेड फॉर नॉट, उसका मतलब क्या होता है? The words but his power counted for naught means his power was worthless. यानी कि स्पीकर के मुताबिक किंग का ये जो पावर है, जो शक्ति है, वो कैसी है? एकदम वर्थलेस है, यानी कि उसकी कोई कीमत नहीं है स्पीकर के नजर में. थर्ड नंबर, व्हाई डिड द जॉब सीकर टर्न अवे वॉचिंग द ओल्ड मैन वेइंग हिज कॉइन्स. जो जॉब सीकर थे, यानी कि जो ये स्पीकर थे पोएम के, वो देखते हैं कि एक ओल्ड मैन होता है, वो ऐसे हाथ में कॉइन्स लेके उसको वेइंग कर रहा होता है, नाप रहा होता है, तोल रहा होता है, ऐसे गिरा रहा होता है. तो वो जो कॉइन्स थे उसको देख के स्पीकर है, जॉब सीकर है, वो वहां से वापस क्यों मुड़ जाते हैं? The job seeker turned away watching the old man weighing his coins because for sure he felt that job with the rich old man as his employer would never make him happy. बिकॉज जॉब सीकर ये देखते हैं कि ओल्ड मैन है वो अपने हाथों में कई सारे सिक्के लेके, कई सारे कॉइन्स लेके गोल्ड के, वो उसको वेइंग कर रहा होता है. तो पोएट को ये श्योरिटी थी, यानी कि जॉब सीकर जो था, स्पीकर थे, उसको ये श्योरिटी थी कि जो पर्सन रिच ओल्ड मैन के साथ एज एम्प्लॉयर अगर वर्क पे रखता है या तो उसके साथ वर्क करता है, तो वो उसको कभी भी पैसों की तुलना में खुश नहीं कर सकता है, इसलिए वो वहां से वापस मुड़ जाते हैं. 4 नंबर, व्हाट वाज द लास्ट बार्गेन फॉर द जॉब सीकर. जॉब सीकर के लिए, यानी कि यू नो वेरी वेल दैट ये पोएम के अंदर ये जो पोएट होते हैं, उसके जो स्पीकर होते हैं पोएम के, वो उनका लास्ट बार्गेनिंग कौन सा था, यानी कि कौन से पर्सन को वो लास्ट में मिलते हैं और कन्विंस हो जाते हैं ये डील के लिए, डील करना, एक सौदा करना. He would enjoy playing with that innocent child who had nothing to give was the last bargain for the job seeker. पोएट का लास्ट बार्गेनिंग कौन सा था कि वो एक इनोसेंट बच्चे को खेलता हुआ देखते हैं और उसके साथ वो खेलना शुरू करते हैं.
जिसके बदले में उसको कुछ भी ना तो दिया जाता है और ना तो कोई भी तरह की डील के लिए कुछ भी लिया जाता है। तो ये जॉब सीकर के लिए उसका लास्ट बार्गेनिंग एक इनोसेंट चाइल्ड के साथ था कि जो सीशोर के किनारे पे ऐसे रेत से और शेल से खेल रहा था, जिसमें बदले में कुछ भी लेना नहीं था और ना तो किसी को कुछ भी देना था। 5 number, how would the job seeker be happy making bargain with the child? जॉब सीकर है वो छोटे बच्चे के साथ बार्गेनिंग करने में खुश कैसे हो जाता है? The job seeker would be happy making bargain with the child as it would make him a free man. क्यों जॉब सीकर है वो छोटे बच्चे के साथ ये बार्गेनिंग करने में खुश हो जाते हैं? बिकॉज वही एक बच्चा ऐसा था कि जिसने बदले में कोई भी तरह की डील नहीं रखी थी, कि उसके साथ खेलना था जॉब सीकर को, और खेलने के बदले में उसको कुछ भी तरह बदले में ना तो देना था ना तो कुछ भी लेना था। तो छोटे के बच्चे के थ्रू जॉब सीकर को, जो जॉब ढूंढने के लिए गया था, जो पर्सन काम ढूंढने के लिए गए थे पोएट, उसको बार्गेनिंग बहुत अच्छा लगता है कि जहाँ पे उसको फ्रीडम मिलती है अपने लाइफ की। Now question 3, answer the following questions in 2 to 3 sentences each. Here some questions given here and you will have to answer the questions in 2 to 3 sentences for the each questions. Look at the first one. What is a bargain? What attempts does the man make to strike a bargain? Bargaining actually क्या होता है और कौन से अटेम्प्ट्स एक मैन के थ्रू किए जाते हैं बार्गेनिंग करने के लिए? बार्गेनिंग यानी कि एक डील करना कि जिसमें दो पर्सन एक पर्सन को एक चीज के बदले में कुछ दूसरी चीज है वो रिटर्न में देता है और उसको लगता है कि उसको बेनिफिट हुआ है, बट एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। A bargain is an agreement in which parties promise to do something for each other. The man wants to be hired. The king tries to hire him with his power, but for the man, power counts for nothing. Then comes a rich old man with his gold coins. The third person who wants to hire the man is a pretty girl, but the man doesn't need power, gold and sweet love. He finally strikes a bargain with a little child for no price. His satisfaction is that he remain a free man. What happened? बार्गेनिंग एक ऐसा एग्रीमेंट है कि जिसमें दो पार्टीज है वो एक दूसरे के साथ डील करती है कि एक चीज के बदले में दूसरी चीज एक दूसरे को दी जाएगी। एंड यहाँ पे ये जो मैन होता है वो किसी को हायर करना चाहता था अपने काम के लिए। तो किंग क्या करते हैं कि कोई पर्सन को काम पे रखने के लिए ट्राई करते हैं कि किंग जैसे ही वो जॉब सीकर को यानी कि वो मैन को रास्ते में मिलते हैं तो किंग कौन सी चीज के बदले में डील करते हैं कि मैं तुझे बहुत बड़ा पावर दूंगा, तो वो पावर के बदले में क्या तू मुझसे हायर हो सकता है। बट वो जो किंग का पावर था, जो सत्ता थी, उसकी कोई भी तरह की असर जॉब सीकर पे नहीं होती, यानी कि वो काम पे जाना नहीं चाहता था पावर के बदले में। उसके बाद में वो जॉब सीकर जो लड़का था वो एक रिच ओल्ड मैन के पास पहुंचता है, तो वो क्या करता अपने गोल्ड कॉइन्स के बदले में उसको काम पे रखना चाहता था, पर उसकी भी कोई भी तरह की इफेक्ट नहीं होती है उसके ऊपर। बाद में थर्ड पर्सन उसको मिलता है, वो गार्डन में एक प्रीटी गर्ल होती है, फेरी होती है। वो फेरी की स्माइल के थ्रू वो फेरी है वो बच्चे को ललचाना चाहती थी कि शायद ये मुझसे मान जाए और ये मेरा बार्गेनिंग है वो सच हो जाए। बट वो प्रीटी गर्ल की स्माइल थोड़ी देर में ही ये बच्चा है वो कोई भी तरह का रिस्पोंड नहीं करता है, यानी कि ये जॉब सीकर है वो कोई भी तरह का रिस्पोंड नहीं देते हैं प्रीटी गर्ल को। तो वो थोड़ी ही देर में दुखी होके डार्क अंधेरे में वो घने अंधेरे में वो गायब हो जाती हैं। अभी ये जो मैन था जो जॉब काम ढूंढने जा रहा था, उसको ना ही कोई भी तरह का पावर, कोई गोल्ड या तो कोई भी तरह का स्वीट लव की जरूरत नहीं थी, बट एक्चुअली उसको जरूरत थी वो कौन सी थी, फ्रीडम चाहिए था उसको। तो वो फाइनली उसका जो बार्गेनिंग होता है वो एक छोटे बच्चे के साथ कर लेते हैं, यानी कि अपनी डील एक छोटे बच्चे के साथ करते हैं, जिसमें उसको बहुत एंजॉयमेंट मिलता है, बहुत खुशियां मिलती है, बट बदले में उसको कुछ भी देना नहीं पड़ता है। तो ये जो सेटिस्फेक्शन था उसकी वजह से वो एक फ्री मैन बन गए थे। सेकंड वन, व्हाट इज द स्पीकर्स लास्ट बार्गेन, व्हाई डज ही कॉल इट द बेस्ट। स्पीकर का लास्ट बार्गेनिंग कौन सा था और उसके लिए वो लास्ट बार्गेनिंग सबसे बेस्ट क्यों था।
The speaker's final bargain is with a child playing with shells on the sea beach. The child has nothing to pay in return. Still, the man strikes the deal. Playing with the child will make him a free man, not a slave or servant. स्पीकर का फाइनल बार्गेनिंग है वो एक छोटे बच्चे के साथ था जो सी शोर पे यानी कि एक बीच पे जो शेल्स होते हैं उससे खेल रहा था और बच्चे के साथ खेलने के लिए बच्चे को रिटर्न में कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं थी यानी कि बदले में कुछ भी देने की जरूरत नहीं थी। तो मेन है वो जो जॉब सीकर था वो ये डील को एक्सेप्ट कर लेता है एंड वो छोटे बच्चे के साथ खेलने की वजह से वो एकदम फ्रीडम फील करते हैं, ना ही उसको किसी का सर्वेंट बनने की जरूरत पड़ेगी और ना ही उसको किसी का गुलाम बनने की जरूरत पड़ेगी। Now third one, what message does Tagore's poem convey? रविंद्रनाथ टैगोर पोएम का ये जो मैसेज है वो क्या कन्वे करता है एंड ये पोएम के थ्रू वो क्या हाईलाइट करना चाहते हैं। द पोएम हैज अ प्रोफाउंड मैसेज, फ्रीडम इज मोर डिजायरेबल देन पावर, गोल्ड और ब्यूटी. An employee becomes a slave or servant. He offers his services on payment, so he is duty bound to work for his employer. Playing with a child ensures the man's freedom. What happened? पोएम यहाँ पे ये जो पोएम है उसमें बहुत ब्यूटीफुल मैसेज कन्वे किया गया है कि फ्रीडम है ना वो सबसे ज्यादा डिजायरेबल चीज है, चाहे वो उसकी कंपैरिजन में पावर हो, गोल्ड हो या कितनी भी अच्छी ब्यूटी हो। कंपैरेटिवली सबसे ज्यादा मोस्ट सिग्निफिकेंट फैक्टर अगर कोई भी तरह का है तो वो फ्रीडम है। जस्ट थिंक वन टाइम डियर स्टूडेंट्स कि आपको कोई एक कमरे के अंदर सारी चीजें प्रोवाइड की जा रही है कि पूरे सारे लोगों को आप कंट्रोल कर सकते हैं, आपके पास बहुत बड़ी सत्ता है, पावर है, पैसा है, काफी सारा गोल्ड है, काफी सारी ब्यूटी भी है, पर एक कमरे के अंदर आपको बंद कर दिया जाए कि यहाँ से आपको बाहर नहीं निकलना है और सब कुछ एंजॉय करना है। सो इज इट गिव्स यू मैरिमेंट्स और एनी काइंड ऑफ प्लेजर? जस्ट थिंक वन टाइम। सो क्या है कि फ्रीडम है वो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है कंपेरेटिव टू अदर फैक्टर्स। सो कोई भी एम्प्लॉय होता है उसको किसी का स्लेव गुलाम बनना या तो सर्वेंट बनना वो पसंद नहीं होता है। तो यहाँ पे काफी सारी ऐसी ऑफर्स दी जाती है काम के लिए, रिटर्न में पेमेंट्स के लिए, बट उसको क्या अच्छा लगता है कि कोई भी एम्प्लॉयर होता है वो अपने काम के साथ बंध जाता है। अगर उसको बदले में कुछ भी मिलता है और इस तरह का बार्गेनिंग वाली डील की जाती है तो वो उसके साथ बंध चुका है, यानी कि उसको फ्रीडम नहीं मिलती है। सो पोएट को श्योरिटी थी कि मुझे ये छोटे बच्चे के साथ खेलने में बदले में कुछ भी देना नहीं पड़ेगा, तो वो एकदम से श्योरिटी में फ्रीडम हासिल होती है उसको। 4 नंबर, व्हाई डिड द स्पीकर डेनी द किंग्स प्रपोजल? व्हाट हैपन? जो स्पीकर होते हैं वो किंग के प्रपोजल को क्यों एक्सेप्ट करते हैं, क्यों मना करते हैं? At the very opening of the poem, it has been seen that the speaker is denying the king's proposal of hiring him. This is because he believes in no power which can blind him in the shackles of bondage. This urgency of freedom in himself led him to deny the king's proposal. पोएम की शुरुआत में ही हमने देखा कि जो किंग का प्रपोजल होता है कि अगर आप मेरे लिए काम करोगे तो मैं आपको बहुत सारा पावर दूंगा, बहुत सारी प्रॉपर्टी, पैसे, सत्ता दूंगा। बट वो जो मैन था उसको पावर में कोई भी तरह का इंटरेस्ट नहीं था एंड उसको कोई भी तरह का ऐसे बंधन में नहीं रहना था कि जिसमें रिटर्न में उसको कुछ मिले या तो रिटर्न में कुछ भी देना पड़े। तो ये जो फ्रीडम की जो अर्जेंसी थी, जो डील थी, वो पोएट है वो किंग के लिए मंजूर नहीं थी, यानी कि स्पीकर को ऐसी कोई भी तरह की डील नहीं चाहिए थी कि जिसमें उसको बंधन में रहना पड़े। तो किंग के ये प्रपोजल को जो पोएट होते हैं वो मना कर देते हैं। Now 5 number, why did the fair maid go back alone into the dark? जो फेयर मेड हबी है वो अंधेरे में अकेली क्यों चली जाती है? Like the power of the king, the money of the old man, the charm of the fair maid too is very temporary regarding its existence. Her sweet smile is bound to be dried away in tears in the due course. So the fair maid went back alone into the dark. जो फेयर मेड है वो अंधेरे में अकेली क्यों चली जाती है? जैसे ही किंग के पावर को और ओल्ड मैन के जो पैसे थे और ये जो ब्यूटीफुल फेयर मेड थी गार्डन के अंदर, वो सब के सब
एक टेम्पररी टाइम के लिए था, क्योंकि ये परमानेंट नहीं था। और पोएट को भी पता है कि उसकी यानी कि ये जो स्पीकर थे कि जो जॉब ढूंढने के लिए गए थे, बार्गेनिंग करने के लिए निकले थे, उसको भी पता था कि वो जो ब्यूटीफुल लेडी है, वो जो फेयरमेड है, उसकी जो स्माइल थी वो मुझे ज्यादा लंबे समय तक मेरे साथ जुड़ी हुई नहीं रह सकती है। तो पोएट है वो उसके सामने कोई भी तरह का रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। स्पीकर है वो जरा सा भी फेयर लेडी के सामने रिस्पॉन्स नहीं देते हैं। तो वो फेयर मेड थी वो उदास हो जाती है और वो क्या करती है कि अंधेरे में ही ऐसे रोते रोते गायब हो जाती है। 6 नंबर, एक्सप्लेन द फ्रेज आई हायर यू विथ नथिंग। ये फ्रेज जो है आई हायर यू विथ नथिंग उसको एक्सप्लेन करना है। एट द वेरी एंड ऑफ द पोएम द स्पीकर एनकाउंटर्ड an innocent child. Unlike the previous power, money and lust, the child wants to hire the speaker with his due simplicity. This simplicity isn't to be faded away in the course of time. What happened? पोएम की एंड में क्या होता है कि स्पीकर है वो एक इनोसेंट चाइल्ड है, वो सिशोर के किनारे पे बीच पे शेल्फ से खेल रहा होता है, उसको देखते हैं, उसको नजर में आता है। और जैसे कि जो प्रीवियसली आपने देखा, पहले देखा कि किंग है वो अपने पावर के थ्रू, ओल्ड मैन है वो अपने गोल्ड कॉइन्स के थ्रू, और जो ब्यूटीफुल फेयरमेड थी वो अपनी लस्ट के थ्रू उसको कन्विंस करने की कोशिश करती है स्पीकर को। बट ये एक बच्चा ही ऐसा था कि जो स्पीकर को बहुत ही सिंप्लिसिटी से हायर करता है, कि जिसमें बदले में कोई भी चीज की डील करने की जरूरत नहीं थी। और बच्चे की ये सिंप्लिसिटी है उसकी वजह से पोएट उससे अट्रैक्ट हो जाते हैं, स्पीकर उससे जुड़ जाते हैं कि हाँ यहाँ पे ही मुझे फ्रीडम मिलेगी, कि जहाँ पे मुझे कोई बंधन की जरूरत नहीं है और मुझे काफी सारी खुशियां मिलेगी। नाउ Question 4. Read the following stanzas and answer the questions given below them. यहाँ पे जो पोएम की स्टांजास दी है उसको रीड करना है and then you will have to try to answer the following questions. Look at the first stanza. Come and hire me, I cried while in the morning I was walking on the stone-paved road. Sword in hand the king came in his chariot. He held my hand and said, I will hire you with my power. But his power counted for naught and he went away in his chariot. What happened? बहुत ही एकदम सुबह का टाइम होता है और सुबह के टाइम पे एक ये जो स्पीकर होते हैं वो ऐसे पेमेंट रोड पे, स्टोन पेव्ड रोड होता है, वो स्टोन पेव्ड रोड पे ऐसे घूमते घूमते निकल रहे थे और वो ऐसे जोर जोर से चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे कि प्लीज कोई आओ और मुझे काम दो और मुझे काम पे रख लो। उसी समय एक किंग होते हैं वो अपने रथ के अंदर बैठ के अपने घोड़े के साथ सवारी लेके वो ऐसे अपने हाथ में एक तलवार रख के निकलते हैं। एंड उसने आके, स्पीकर क्या बोलते कि उसने आके मेरा हाथ पकड़ा और मुझे बोला कि मैं तुझे काम पे रख सकता हूँ, बदले में मैं तुझे क्या दूंगा, माई पावर, यानी कि मैं पैसे दूंगा या तो मेरी सत्ता दूंगा तुझे, यानी कि काफी सारी चीजें, प्रीशियस चीजें मैं तुझे प्रोवाइड करूंगा काम के बदले में। बट उसका जो पावर था, उसके पास जो प्रॉपर्टी का पावर था वो जरा सा भी उसके ऊपर इफेक्ट नहीं करता है। और स्पीकर है वो किंग के ये प्रपोजल को मना कर देते हैं और वो अपने रथ में, किंग है वो वहां से चले जाते हैं। Then what happened? Look at the questions. First one, who is I in the first line? ये जो फर्स्ट लाइन है उसमें I किसके लिए रिफर किया गया है? I in the first line is a man who is in search of an employment. फर्स्ट लाइन में जो I वर्ड यूज किया गया है वो उसी मैन के लिए है कि जो अपनी रोजी रोटी ढूंढने के लिए, अपनी रोजी एम्प्लॉयमेंट यानी कि अपना काम ढूंढने के लिए निकल पड़े थे। सेकंड वन, व्हाट ऑनर डिड द रॉन रिसीव फ्रॉम द किंग? व्हाट हैपन? कौन सा ऑनर है वो किंग के थ्रू देने के लिए वो बताया जाता है। द किंग इन द चैरियट हेल्ड द हैंड्स ऑफ द मैन एंड ऑफर्ड दैट ही वाज रेडी टू ऑफर हिम एम्प्लॉयमेंट विथ हिज पावर। व्हाट हैपन? किंग है वो अपने रथ में निकलते हैं और वो क्या करते हैं कि वो जो मैन जो जॉब ढूंढने के लिए निकला था उसके हाथ पकड़ते हैं और उसको ऑफर करते हैं कि मैं तुझे रोजगारी देने के लिए रेडी हूँ मेरे पावर के थ्रू, मेरी सत्ता के थ्रू। वाई डिड द मैन नॉट एक्सेप्ट द ऑफर ऑफ द किंग? वो जो मैन था वो किंग की ऑफर को एक्सेप्ट क्यों नहीं करता है?
The man didn't accept the offer of the king because he didn't want to be dominated by power in his job. मैन है वो किंग की ऑफर को इसलिए एक्सेप्ट नहीं करता है बिकॉज वो कोई भी तरह की जॉब में बंधन में बंधना नहीं चाहते थे, उसको फ्रीडम चाहिए थी. Second one, in the heat of the midday, the houses stood with shut doors. I have wandered along the crooked land. An old man came out with his bag of gold. He pondered and said, I will hire you with my money. He weighed his coins one by one, but I turned away. What happened? बहुत ही ज़्यादा कड़ी धूप में जब स्पीकर है वो वहाँ से निकलते हैं तो सारे हाउसेज है जो स्ट्रीट के अंदर, लेन के अंदर, उसके सारे डोर्स है वो बंद थे. एंड उसकी जो गलियां थी स्ट्रीट की वो कैसी थी? एकदम क्रूक्ड लेन थी, यानी कि टेढ़ी मेढ़ी थी. और उसी समय जब स्पीकर ऐसे एक जो मैन थे वो ऐसे जॉब ढूंढ रहा था, अपना काम ढूंढने के लिए निकलता है, उसको सामने एक ओल्ड मैन मिलता है कि जिसके पास गोल्ड से भरी हुई बैग थी. तो वो सोचता है थोड़ी देर के लिए और कहता है कि मैं तुझे काम पे रख सकता हूँ विथ माई मनी, यानी कि मैं तुझे हायर कर सकता हूँ पैसे के थ्रू. एंड वो वन बाय वन अपने जो कॉइन्स थे उसको गिनाना शुरू करता है, उसको गिनवाता है. बट ये जो स्पीकर है वो उससे कन्विंस नहीं होते हैं, वो वहां से चले जाते हैं. फर्स्ट वन, हाउसेस आर थॉट ऑफ एज पर्सन्स. हाउ? पर्सन्स के मत के मुताबिक हाउसेस है वो कैसे थे और हाउ कैसे थे. The poet has described houses as if they are standing by themselves closing their doors as men do. पोएट ने हाउसेस को कैसे डिस्क्राइब किया है कि वो सारे जो डोर्स है वो बंद थे, जैसे ही मैंने देखा कि सारे के सारे स्ट्रीट के अंदर डोर्स थे वो सबके सब बंद थे, जैसे कि उसने अपने आप को ही बंद कर लिया हो. सेकंड वन, व्हाट वाज द ओल्ड मैन कैरिंग. ओल्ड मैन है वो क्या लेके जा रहा था? तो ओल्ड मैन वॉज कैरिंग अ बैग फुल ऑफ गोल्ड. ओल्ड मैन है वो अपने पास जो बैग थी वो फुल ऑफ गोल्ड से भरी हुई लेके जा रहा था. थर्ड वन, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन डू यू थिंक मस्ट बी द ओल्ड मैन. ओल्ड मैन है वो आपके मत के मुताबिक वो कैसा पर्सन था? द ओल्ड मैन मस्ट बी अ पर्सन फॉर हुम मनी मस्ट बी एवरीथिंग इन हिज लाइफ देन एनीथिंग एल्स. आई थिंक ओल्ड मैन उस टाइप का पर्सन था कि जिसके लिए लाइफ में सब कुछ पैसे ही था, कोई दूसरी चीज उसके लिए मायने नहीं रखती थी. थर्ड नंबर, इट वॉज इवनिंग द गार्डन हैज वॉज ऑल अ फ्लावर. द फेयर मेड केम आउट एंड सेड, आई विल हायर यू विथ अ स्माइल. हर स्माइल paled and melted into tears and she went back alone into the dark. What happened? अभी क्या होता है कि पोएट को, यानी कि जो स्पीकर है वो जॉब ढूंढने के लिए जाते हैं. जॉब ढूंढते ढूंढते इवनिंग का टाइम हो जाता है, तो एक गार्डन के पास पहुंचते हैं कि जो गार्डन है वो पूरा का पूरा फ्लावर से भरा हुआ था. और जैसे ही वो वहां पे पहुंचते हैं और देखते हैं कि एक बहुत ही ब्यूटीफुल फेयर मेड होती है वो ऐसे बाहर आती है और क्या कहती है कि मैं तुझे अपनी स्माइल से हायर कर सकती हूँ. बट थोड़ी ही देर में वो जो फेयर लेडी के फेस पे जो ब्यूटीफुल स्माइल है वो एकदम से पेल हो जाती है, यानी कि निस्तेज हो जाती है, बहुत ही कम हो जाती है. एंड वो स्माइल है वो आंसू में बदल जाती है. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि फेयर मेड ने जैसे ही स्पीकर के सामने स्माइल की तो स्पीकर ने कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं किया, उसका फेस एज इट इज रहा. तो वो फेयर मेड को बहुत बुरा लगा और वो रो पड़ी और थोड़ी ही देर में वहां से गायब हो गई अंधेरे के अंदर. हाउ वॉज द गार्डन हेज. गार्डन की हेज कैसी थी? द गार्डन हेज वॉज ऑल ब्लूमिंग विथ फ्लावर्स. गार्डन की जो हेज थी वो फ्लावर्स से खिली हुई थी, यानी कि फूलों से भरी हुई थी. सेकंड वन, व्हाट ऑफर डिड द फेयर मेड पुट. हाउ. वो जो फेयर मेड थी वो कौन सी ऑफर रखती है और कैसे? द मेड ऑफर टू हायर द जॉब सीकर विथ अ स्माइल. मेड है वो अपने जॉब सीकर को स्माइल करके ऑफर करती है. What happened afterwards? उसके बाद में क्या होता है? Afterwards the smile of the maid faded and turned into tears. Then she disappeared into the dark. थोड़ी ही देर में वो मेड के फेस पे जो स्माइल थी वो चली जाती है और वो आंसू में
बदल जाती है, यानी कि उसकी जो स्माइल है वो आंसू में बदल जाती है और वो थोड़ी ही देर में अंधेरे में गायब हो जाती है। Look at the fourth stanza of this poem. The sun glistened on the sand and the sea waves broke waywardly. A child sat playing with shells. He raised his head and seemed to know me and said, I hired you with nothing. From henceforward that bargain stuck in, child's play made me a free man. What happened? कि बहुत ही एकदम सन की जो धूप होती है उसकी जो चमक होती है वो रेत पे गिर रही थी, यानी कि किनारे पे, सीशोर के किनारे पे बहुत ही अच्छे से सूर्य के जो किरण होते हैं वो ऐसे गिर रहे थे और सीशोर के जो वेव्स होते हैं वो अपनी मन मर्जी से बह रहे थे। और उसी समय एक छोटा सा बच्चा होता है, वो वहां से शेल्स के थ्रू यानी कि छिपले के साथ वो खेल रहा था। जैसे स्पीकर वहां पे पहुंचते हैं और देखते हैं कि वो बच्चा अपना सर ऊपर करता है और ऐसे देख रहा था जैसे वो मुझे काफी सारे टाइम से जानता हो, और क्या बोलता है कि मैं आपको हायर करूंगा बट आपको मैं दूंगा कुछ भी नहीं। और बस उसी समय मेरा बार्गेनिंग है वो लास्ट डील था, ऐसा मुझे लगा, क्योंकि वो बच्चे ने मुझे एक फ्री मैन बना दिया, एक आजाद मैन बना दिया, उसने मुझे गुलामी से बचा लिया। Describe the scene of the seashore. First one, the sun was shining on the sand of the seashore. The waves came in constantly and lashed the shore. यहाँ पे आपको सीशोर का जो सीन था उसको डिस्क्राइब करना है कि सन है उसकी जो शाइनिंग यानी कि उसका जो प्रकाश होता है, उसका जो तेज होता है वो सीशोर की रेत पे गिर रहा था और उसके जो वेव्स है वो कॉन्स्टेंटली यानी कि कंटिन्यूअसली उसके जो वेव्स होते हैं वो ऐसे उछल रहे थे एंड सीशोर के किनारे पे ऐसे टकरा रहे थे। सेकंड वन, व्हाट डिड द चाइल्ड डू ऑन सीइंग द मैन? वो मैन को देख के चाइल्ड है वो क्या करता है? The child was playing with shells on the seashore. On seeing the man, he raised his head and is, if he were all well acquainted with the man, he offered to work for him without taking any reward in return. What happened? चाइल्ड है वो वहां पे सीशोर के किनारे पे खेल रहा था और जैसे ही वो देखता है कि वो मैन यानी कि जो स्पीकर जो जॉब ढूंढने निकले थे उसको देखता है कि वो यहाँ पे आ रहा है, तो वो अपना सर ऊपर करता है और ऐसे देखता है जैसे उसको काफी सारे लंबे टाइम से उसको जानता हो। तो वो क्या करता है कि उसको ऑफर करता है कि आप भी मेरे साथ खेलो, मेरे साथ में काम करो, ये जो मैं यहाँ पे मिट्टी से ढग बना रहा हूँ और उसके सीशोर की सैंड के साथ खेल रहा हूँ उसमें आप भी मेरी हेल्प करो, आप भी मेरे साथ खेलो, बट बदले में कुछ भी तरह का रिवॉर्ड नहीं मांगता है। थर्ड वन, व्हाट मेड द मैन डू द लास्ट बार्गेन विद द चाइल्ड? मैन है वो लास्ट बार्गेनिंग बच्चे के साथ कैसे करते हैं और क्यों करते हैं? द मैन वॉज हाईली प्लीज्ड विद द इनोसेंस ऑफ द चाइल्ड एंड बिकेम रेडी टू वर्क विथ हिम। द मैन फेल्ट दैट दिस बार्गेन वुड मेक हिम अ फ्री मैन। मैन है वो बहुत खुश हो जाता है बच्चे की इनोसेंसनेस को देख के, उसकी जो निर्दोषता थी उसको देख के बहुत खुश हो जाते हैं एंड वो उसके साथ वर्क करने के लिए रेडी हो जाते हैं। और मैन को उसी समय ऐसा महसूस होता है, ऐसा फील होता है कि यही बार्गेनिंग ठीक रहेगा कि जिसमें मुझे कोई भी तरह का बंधन नहीं होगा और जिसमें मुझे कोई भी तरह का गुलाम बनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। So, dear students, here the explanation of this exercise of the last bargain is over here. Thank you.